हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सीरीज टारगेट 35। टारगेट 35 सीरीज सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टर्म 1 में फुल मार्क्स लाने के लिए मीन्स 35 आउट ऑफ 35 लाने के लिए यूजफुल है। अगर आप इस सीरीज के सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमें पूर्णतया विश्वास है इस बात का कि आप भी पा सकेंगे फिजिक्स में 35 आउट ऑफ 35। सो रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो टारगेट 35 सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 22 यह है कि a parallel plate capacitor with air as medium between the plates has a capacitance of 10 microfarad. The area of capacitor divided into two equal halves and filled with two media as shown in the figure. Having dielectric constant K1 is equal to 2 and K2 is equal to 4, the capacitance of the system will now be A 10 microfarad, B 20 microfarad, C 30 microfarad and D 40 microfarad। तो बच्चों देखिए, कुछ इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, जो कि पहले उस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच क्या थी, एयर थी, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर है वो इस तरह की दो प्लेट से बना होगा और इन प्लेट्स का एरिया, हम पूरा एरिया सपोज कर लेते हैं पहले ए, और मान लेते हैं इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी थी। तो बच्चों, जब इनके बीच एयर थी उस समय कैपेसिटी हमको दिया है 10 माइक्रोफैरेड। अब हमसे कह रहे हैं कि इसमें K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक के दो सब्सटेंस फिल कर दिए गए इस तरह से, हाफ एरिया में K1 हाफ एरिया में K2। तो हमसे फाइनल कैपेसिटी पूछी आ रही। देखिए बच्चों, आपको ये तो पता चल रहा होगा कि जब ऐसा कर देंगे तो इधर की कैपेसिटी अलग हो जाएगी, इधर की कैपेसिटी अलग हो जाएगी। तो ये कैपेसिटी हो जाएगी C1 और ये हो जाएगी C2। और जब ऐसे एरिया को डिवाइड करके फिल करते हैं तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो जाते हैं, पैरेलल में। मीन्स C1 और C2 निकाल के उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम नेट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम ये आता है कि हम इक्वेशन बनाते हैं। हमको पता है कि एयर जब प्लेट के बीच में थी तो कैपेसिटी कितनी थी, 10 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। जब प्लेट्स के बीच में एयर थी उस समय कैपेसिटी क्या होगी, तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D। बट C हमको कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब ये हुआ कि 10 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इनिशियली, जब उनके बीच में क्या था, एयर थी। अब जब ऐसे भर दिया गया तो मैंने क्या कहा, अब देखो अगर पूरी प्लेट का एरिया A था, ऐसे A था, तो ये हाफ प्लेट इधर है तो इधर का एरिया क्या हो जाएगा, A/2, और इधर का भी एरिया क्या हो जाएगा, A/2। भाई देखो, यहाँ से इधर की प्लेट अलग, इधर की प्लेट अलग, तो आधा एरिया इधर आधा एरिया इधर। तो जो नया कैपेसिटर बनेगा C1, उसमें एरिया कितना लेना होगा, A/2। C2 कैपेसिटर जो इधर वाला मानेंगे उसमें एरिया कितना लेना होगा, A/2। तो अब हम दोनों की कैपेसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये वाला, इसकी कैपेसिटी ले लेते हैं। तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा C1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, K। तो K की जगह क्या है, देखो K1 एप्सिलॉन 0 A अपान D। तो देखो A कितना लेना है, A/2 और अपान में D, ये D ऐसा, मतलब C1 बराबर आ गया K1/2 एप्सिलॉन 0 A अपान D। वैल्यू पुट कर दो। K1 कितना गिवन है, 2। एप्सिलॉन 0 A अपान D कितना है, देखो इक्वेशन फर्स्ट से 10 अपान में 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो C1 कितना आ जाएगा, यह आएगा 10 माइक्रो फैरेड, ठीक है।
अब लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ सेकेंड फील्ड पार्ट, कैपेसिटी ऑफ सेकेंड पार्ट, उसकी कैपेसिटी क्या होगी सोचो इस पार्ट की। तो इसके लिए भी क्या लगेगा, एप्सिलॉन 0 A/T, ये प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो वो आएगा हमारे पास C2 = K2 एप्सिलॉन 0 A/2/D। इसको थोड़ा और सॉल्व करो बच्चों, तो क्या आएगा, ये आएगा C2 = K2/2 एप्सिलॉन 0 A/D। देखो बच्चों यहाँ से आपको C2 मिलता दिख रहा है, कैसे, तो C2 = क्या हो जाएगा, तो देखो C2 = हो जाएगा K2 कितना है 4, एप्सिलॉन 0 A/D कितना है, देखो पहले इक्वेशन से 10 μF/2 यानी कितना आ जाएगा 20 μF। ठीक है, और दोनों पार्ट की जो कैपेसिटी हो कैसी रहेंगी, पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट कैपेसिटी C net = C1 + C2, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी C1, तो देखो C1 कितना आया था 10 प्लस C2 कितना आया है 20, यानी कि C net आ गया हमारे पास 30 μF। सो द नेट कैपेसिटी विल बी 30 μF। तो यहाँ से पता चला कि इस तरीके से जब सब्सटेंस फिल कर देंगे तो नेट कैपेसिटी क्या बचेगी, 30 μF बचेगी। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यह है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर becomes 7/6 times its original value if the dielectric slab of thickness T = 2/3D is introduced in between the plates. D is the separation between the plates. The dielectric constant of the slab is A 14/11, B 11/14, C 7/11 and D 11/7। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी प्लेट्स का एरिया मान लो A है, ऐसे रखी हुई है, और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, तो प्लेट्स का एरिया A है और डिस्टेंस D है, और कह रहे हैं इसकी इनिशियल कुछ कैपेसिटी है। मान लेते हैं कि प्लेट्स के बीच में पहले एयर है, तो जब प्लेट्स के बीच में एयर है तो उस समय कैपेसिटी क्या लिखेंगे, CA बराबर कितना आ जाएगा, यह आएगा एप्सिलॉन 0 A/D। ये तो इनिशियल की बात हो गई। अब बच्चों कहा जा रहा है कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देनी है। चलो ये स्लैब हमने पुट कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो बोला कि पहले प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये D है। और जो स्लैब पुट की उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है 2/3D। इसका मतलब जो ये स्लैब है, इस स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है 2/3D। ये कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की स्लैब है बच्चों, ऐसे पुट कर देंगे। हमसे कहा जा रहा है कि ये पुट करने के बाद जो फाइनल कैपेसिटी आएगी वो पहले वाली कैपेसिटी मतलब एयर वाली कैपेसिटी का 7/6 टाइम हो जाती है। तो हमको इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करना है। हमको क्या पता करना है यहाँ पे K। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। तो बच्चों अब क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दोगे तो उस समय कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये C फाइनल मान लीजिए स्लैब रखने के बाद। तो क्या बचेगी, फार्मूला क्या होता है, कोई जब स्लैब पुट कर देते तो याद करो फार्मूला होता था एप्सिलॉन 0 A/D - T + T/K। ये कब लगता था, जब किसी कैपेसिटर को
पार्शली फिल करते थे किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, जिस स्लैब का एरिया कैपेसिटर के एरिया के बराबर होता था तब। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। बट हमको पता है कि जो फाइनल कैपेसिटी वो इनिशियल की 7/6 टाइम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/6 C। इधर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा एप्सिलॉन 0 A/d माइनस टी। टी की वैल्यू देखो कितना दिया है 2/3d प्लस टी यानी कि 2/3d अपान के, और हमको इसी के की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। CA एयर की कैपेसिटी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7/6 एप्सिलॉन 0 A/d इज इक्वल टू, उधर क्या मिलेगा एप्सिलॉन 0 A/, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, देखो d/3 बचेगा यहाँ से, प्लस 2d/3k। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कुछ व्यवस्था बनती हमको दिख रही है, चलो कर लेते हैं बच्चों। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो इधर से ये 6d इधर चला जाएगा। तो उस तरफ कितना बचा, केवल 6d। देखो 6d अपान में था, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, ये पूरा टर्म इधर आ गया। इधर क्या बचेगा 7 ब्रैकेट में d/3 प्लस 2d/3k, ये बच गया बच्चों। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए अपान में 3 है, दोनों में है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ऐसे कर लो, चलो छोड़ो, ये 3 कॉमन ले लो बाहर। अंदर क्या बचा, और ये d भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर है, चलो ले लेते हैं। यहाँ से d/3 चला गया तो क्या बचा 1, यहाँ से देखो d/3 चला गया तो क्या बचा बच्चों 2/k इज इक्वल टू 6d। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, d से d क्या हो गया कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा देखो 7 प्लस 14/k इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये आएगा 14/k इज इक्वल टू, ये उधर से गया तो क्या हो गया देखो 18 में 7 माइनस हो तो क्या बचा 11। दिस इंडिकेट k इज इक्वल टू 14/11। देखो k को इधर लाए, 11 इधर आए, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/11। सो द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस having dielectric constant 14/11 when placed in such a way then capacity becomes 7/6 टाइम। इसका मतलब k की वैल्यू 14/11 बिल्कुल सही हो जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव द सेम कैपेसिटेंस C, one of them is charged to V1 and other is to V2. The negative ends of the capacitor are connected together when the positive ends are also connected. The decrease in the energy of the combined system is। तो बच्चों हमसे क्या कहा जा रहा है कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, जैसे एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं, दोनों की कैपेसिटी C है, ऐसा उन्होंने दे रखा है। वेरी गुड, ये कैपेसिटी क्या है C, ये कैपेसिटी C। एक को V1 बैटरी से जोड़ा गया V1 वोल्ट से, और एक को V2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया ऐसे। तो सीधी सी बात है, कुछ चार्ज इस पे चला जाएगा, ये इंड पॉजिटिव हो गया, ये इंड निगेटिव हो गया। कितना चार्ज गया होगा Q इज इक्वल टू CV1। जब इसको V2 पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज चला गया होगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और ये निगेटिव। इस पे चार्ज कितना गया होगा CV2। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये सेल हटा दिए गए, जो भी बैटरी लगाई थी इनको हटा दिया, और इन दोनों को ऐसे जोड़ते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव में और निगेटिव प्लेट निगेटिव में कनेक्ट करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा केस आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पढ़ाया गया है। अगर पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव में और निगेटिव प्लेट निगेटिव में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है ना, तब तक पोटेंशियल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक एक कॉमन पोटेंशियल नहीं मिल जाता, क्योंकि आपको पता है ना चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से।
तो अब वो चार्ज इधर उधर तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मान लेते हैं कि दोनों का सेम पोटेंशियल V हो जाता है, जोड़ने के बाद कुछ देर बाद दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वो हो गया V। अब इस समय जब V पोटेंशियल हो गया, इसकी कैपेसिटी C थी, इसकी कैपेसिटी C थी, तो सीधी सी बात है इस पे अब चार्ज कितना हो गया होगा, CV, इस पे चार्ज कितना हो गया होगा, CV। मतलब फाइनली दोनों पे चार्ज भी सेम हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटी सेम। अगर कैपेसिटी अलग अलग होती तो अलग अलग भी चार्ज हो सकता था, बट पोटेंशियल सेम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और ये सेम पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है नेट चार्ज, यानी कि नेट चार्ज कितना था पहले देखो, Q1 प्लस Q2 अपान नेट कैपेसिटी। तो नेट कैपेसिटी कितनी देखो, C प्लस C, भाई C इसकी पैरेलल में लग गया ऐसे 2C, यानी कि V हो गया हमारे पास देखो CV1 प्लस CV2 अपान 2C। कैंसिल हो गया तो क्या बचा, V1 प्लस V2 अपान V इस केस का। अब देखो बच्चों, हमसे कहा जा रहा व्हाट विल बी द लॉस इन एनर्जी, मतलब इस स्थिति में अलग अलग कैपेसिटर थे, उनको ऐसे जोड़ने में कितना लॉस हुआ एनर्जी का। तो हम क्या करेंगे, पहले की एनर्जी निकालेंगे, बाद की एनर्जी निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले की एनर्जी टोटल कितनी है, जरा दिमाग लगाओ, इसकी एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन एनर्जी देखो, तो क्या होता है एनर्जी का फार्मूला हाफ CV स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, यानी कि C V1 स्क्वायर, प्लस इसकी एनर्जी तो हो गई हाफ C V2 स्क्वायर। ये तो बच्चों इनिशियल एनर्जी हो गई, माइनस फाइनल एनर्जी। तो इस पे देखो पोटेंशियल कितना हो गया V, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर। इससे फाइनल पोटेंशियल V, तो ये भी हो गई हाफ CV स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा U बराबर क्या मिलेगा, देखो हाफ C कॉमन आ गया, सबसे बाहर ले लो, बचेगा कितना, ये बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये V स्क्वायर, यानी कि ये टोटल हो गया तुम्हारे पास माइनस का हाफ C तो कॉमन हो गया, तो बचा 2V स्क्वायर, है ना, इतना बचा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, हाफ C V1 स्क्वायर, तो देखो V1 की वैल्यू कितनी है, ये तो ऐसे ही रहेगी, प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो ये वाली, तो क्या आएगा बच्चों, V1 प्लस V2 अपान 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ C V1 स्क्वायर, देखो 2 से 2 का स्क्वायर कटेगा, अपान में 2 बचेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इस समय, तो 2V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर, और क्या बचा, माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, पूरे के अपान में कितना बचा, 2। क्या क्या किया गया है, इस 2 से 2 का स्क्वायर था, देखो कुछ ऐसा था, इसको ऐसे देखो, इसका स्क्वायर ऊपर था, ये 2 स्क्वायर था, ये इसके स्क्वायर से कटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमको, इसका होल स्क्वायर ब्रेक किया तो ये मिला, ठीक है। अब ये कितना आएगा बच्चों, डेल्टा U इज इक्वल टू, ये आएगा हाफ C, ध्यान से देखो, तो बच्चा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपान 2, तो ये अपान 2 क्या हो जाएगा, 4। ये होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब डेल्टा U बराबर आ गया हमारे पास 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन C विल बी करेक्ट। तो दिए गए ऑप्शन में से C करेक्ट होगा। इसको शॉर्टकट से बच्चों कर सकते हैं। अगर आपको याद होता तो आपको इस केस के लिए कि जैसे दो अलग अलग पोटेंशियल से दो कैपेसिटर चार्ज किए गए, उनको रिकनेक्ट करने का एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का। वो क्या था कि जब एनर्जी इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव में, निगेटिव को निगेटिव में कनेक्ट करते हैं, तो लॉस इन एनर्जी का एक ये भी फार्मूला डायरेक्ट होता है, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे आता है आंसर देखो,
डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 कितना था देखो C, C2 C अपान C प्लस C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो डेल्टा यू इक्वल टू इस समय आ जाता है हमारे पास देखो ये C स्क्वायर अपान 2C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू आ जाता है 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस का फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिए गए ऑप्शन में से C करेक्ट होगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चों टारगेट 35 सीरीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 25 यह है कि 3 capacitors of capacitance 3 microfarad, 9 microfarad and 18 microfarad are connected first in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance in the two cases CS upon CP will be A 1:15, B 15:1, C 1:1 and D 1:3। तो देखिए बच्चों हमको यहाँ पर 3 कैपेसिटर दिए हैं C1, C2 और C3। कह रहे हैं इनको जब एक बार सीरीज में जोड़ते हैं फिर इनको हम एक बार पैरेलल में जोड़ते हैं और सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनकी कैपेसिटी का रेशियो बताना है। तो CS अपान CP का रेशियो हमको बताना है। तो पहले सोचते हैं बच्चों अगर ये 3 कैपेसिटर इस तरह से हैं और इनको सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आएगी सोचो। C1 कितना है 3 माइक्रोफैरड, C2 कितना है 9 माइक्रोफैरड और C3 कितना है 18 माइक्रोफैरड। ये तीनों कैसे जोड़ दिए सीरीज में। तो बच्चों इस समय जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी CS आएगी, मतलब कैपेसिटी इन सीरीज, वो क्या आएगी 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CS कितनी हो जाएगी बच्चों 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। तो 1/CS इज इक्वल टू 18 एलसीएम ले लो तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 6 प्लस 2 प्लस 1। तो 1/CS इज इक्वल टू 9/18 या CS इज इक्वल टू 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। देखो तो CS कितना आ गया, मतलब जब सीरीज में इनको लगाएंगे तो उस समय नेट कैपेसिटी कितनी आएगी 2 माइक्रोफैरड आएगी। अच्छा अब कह रहे हैं कि इन्हीं को फिर पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। अच्छा तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे बच्चों, ऐसे ये ऐसे कनेक्ट हो गए। मान लो ये C1 है 3 माइक्रोफैरड, ये C2 है 9 माइक्रोफैरड और ये C3 है 18 माइक्रोफैरड। तो जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी अब क्या आएगी बच्चों CP बराबर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता है ना C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ये आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 18 यानी कि CP हमारे पास यहाँ से आ गया 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, हमसे कहा गया कि हमें फाइंड करना है CS अपान CP। तो बच्चों CS अपान CP कितना आएगा सोचो, CS कितना है 2, CP कितना है 30, तो क्या आएगा 1/15। सो द रेशियो ऑफ कैपेसिटी इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 1/15। सो 1/15 इज द करेक्ट आंसर। इसको फटाफट नोट कर देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 26 यह है कि a parallel plate capacitor is charged to V volt by a battery and battery is disconnected and the separation between the plate is halved, the new potential difference across the capacitor will be okay। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है, मान लीजिए जैसे एक ये कैपेसिटर, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी क्या है C है। भाई कैपेसिटर है, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो अगर इसकी प्लेट्स का एरिया A मान लिया जाए और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल d मान लिया जाए तो आपको पता है इसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो सकता है, वो होता है C बराबर ε0 A/d। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि इसको हमने V वोल्ट से चार्ज किया। अच्छा इसके साथ सपोज करो एक सेल लगा दिया होगा, कितने वोल्ट का V वोल्ट का। जब V वोल्ट का सेल लगाएंगे तो इसमें चार्ज कितना जाएगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज एट कैपेसिटर। कितना होगा इस समय चार्ज? Q बराबर CV। ठीक है, यहाँ से इस पे चार्ज कितना स्टोर हो गया? CV चार्ज स्टोर हो गया। अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि इस सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब ऐसा कैपेसिटर आ गया, ये हो गया, और इस पे चार्ज भी आ चुका है। चार्ज कितना आ चुका है? CV, ये ऐसा कुछ। ठीक है, सीधी सी बात है, जब ऐसे कनेक्टेड था तो इस पे कुछ प्लस माइनस ये पोटेंशियल मतलब चार्ज प्रोड्यूस हो गया होगा प्लेट्स पे। अब बच्चों कह रहे हैं कि प्लेट को उठा के पास ले आए, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या कर दी गई? आधी कर दी गई, हाफ। तो बच्चों जब ये डिस्टेंस पहले d थी, अब ये डिस्टेंस क्या हो गई है? d/2 हो गई है, आधी कर दी गई है। तो सीधी सी बात है, अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो इस समय जो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फाइनली कैपेसिटी C डैश बराबर क्या होगी? ε0 A/d/2, यानी कि 2 ε0 A/d। और पहले की कैपेसिटी C थी, तो यानी कि अब देखो क्या बच रहा है? 2 × C, यानी कि C डैश बराबर हो गया 2C। तो इस सिचुएशन में जो बाद में कैपेसिटी है वो कितनी हो गई? 2C हो गई। सबसे बड़ी बात है बच्चों, पास लाने पे भी चूंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई है, तो इसको चार्ज कौन देता था? बैटरी। अब जब बैटरी हटा दी गई, सोर्स हटा दिया गया, तो इसका चार्ज फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज इस पे अभी भी वही रहेगा जो पहले था। यही इसका की पॉइंट है बच्चों, चार्ज वही रहेगा। इसका मतलब चार्ज अभी भी इस पे कितना रहेगा? Q, जो पहले था। ठीक है, तो Q रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स वाई फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, यही पूछा गया है। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश बराबर क्या आ जाएगा? फाइनल चार्ज अपान फाइनल कैपेसिटी। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया? देखो CV। फाइनल कैपेसिटी कितनी हो गई? 2C। ये इससे क्या हो गया? C से C देखो कैंसिल, तो V डैश कितना बचेगा? V/2। सो द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V/2। तो अगर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाएगा, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं टारगेट 35 का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर इज A 20 माइक्रोकूलाम, B 15 माइक्रोकूलाम, C 10 माइक्रोकूलाम एंड D 0। तो देखिए बच्चों हमको ये क्वेश्चन दिया है, हमसे कह रहे हैं कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा होता है, तो जिस रास्ते में कैपेसिटर जुड़ता है वहाँ पे DC करंट 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट काम कर देता है। तो मतलब कह सकते हैं कि बैटरी वाली जो करंट होती है, सेल वाली जो करंट होती है, उसके लिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब जो भी करंट फ्लो होनी है कभी भी वो कैपेसिटर से नहीं जाएगी, वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होती है। स्टेडी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है, बट स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं होती। इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो होगी। तो हमारे मन में ये भी आ सकता है जब करंट इसमें जाएगी नहीं तो इसमें वोल्टेज कैसे स्टोर होगा। तो बच्चों स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। ये तो आपको पता है क्योंकि ये सर्किट इससे क्या है? पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दोनों तरफ सेम होता है। अच्छा, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नाम दे दें ABDE, क्यों? क्योंकि C देखो यहाँ पे यूज कर लेना, इसलिए C नाम नहीं दिया गया, ठीक है। अब बच्चों हमारा काम ये होगा, पहले हम B से D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट पता होनी चाहिए। तो पहला काम होगा आप सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालिए। तो मान लेते हैं करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ पे? I। तो जब I करंट फ्लो हो जाएगी तो क्या करेंगे? I इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो देखो ये पूरा सर्किट ऐसे
इससे जा रही है, तो इसके करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस कितना पड़ रहा है 2 ओम, वोल्टेज कितना लगाया 2 वोल्ट। तो आपको पता है ना कि अगर इस रेजिस्टेंस को R1 कह दें, इसको R2 कह दें, तो हमारे पास करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो हमने लगाया है अपान रेजिस्टेंस। तो कितने रेजिस्टेंस से करंट जा रही है, केवल 2 ओम से, यानी कि R2 कह सकते हैं, आ रही है 2 ओम से यानी कि R2 से। तो I यहाँ से निकल आएगा बच्चों, I इक्वल टू V 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो B से D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, सोचिए जरा। VBD इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा I इंटू R2। देखो I ही करंट तो यहाँ गई, यही I यहाँ, यही I यहाँ, यही I यहाँ, यही I यहाँ, मतलब ये आ जाएगी I की वैल्यू आई 1 इंटू R2 की वैल्यू 2, यानी कि VBD कितना आ गया, ये आ गया 2 वोल्ट। जब VBD निकल आया, अब यहाँ पे कोई करंट तो है नहीं, तो इस रेजिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा नहीं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस पे 0 रहेगा। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर पे रहेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू VBD इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो चार्ज कैसे स्टोर होगा, तो ये V बराबर आ जाएगा हमारे पास, Q बराबर आ जाएगा CV। तो C कितना है देखिए 10, V कितना है, जो इस पे वोल्टेज आया है, इस पे कितना वोल्टेज आया है, VBD आया है, यानी कि 2। तो Q बराबर आ जाएगा यहाँ से 20 माइक्रो कूलम। सो द चार्ज स्टोर्ड एट द कैपेसिटर विल बी 20 माइक्रो कूलम। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि ये 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट हो जाएगा, तब भी आप सोच सकते थे डायरेक्ट कि हाँ भाई यहाँ से 20 माइक्रो कूलम आंसर आएगा। बट मैंने ये प्रोसेस इसलिए बता दिया कि अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस लग जाता तो फिर सेल का वोल्टेज कुछ और होता, यहाँ का वोल्टेज कुछ और आता, तब आपको ये पूरा प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कीजिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों टारगेट 35 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यह है कि in the circuit shown in the figure K is open, the charge on the capacitor C in steady state is Q1. Now key is closed at steady state, the charge on C is Q2. The ratio of charges Q1 upon Q2 is A ऑप्शन गिवन है 3/2, B 2/3, C 1 और D 1/2। तो बच्चों देखिए हमको ये क्वेश्चन दिया है, हमसे कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे एक EMF लगा हुआ है, पहले की ओपन है उस समय इस पे चार्ज कितना जाता है Q1, जबकि क्लोज होगा तो इस पे चार्ज कितना जाएगा Q2। तो हमको Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे व्हेन की इज ओपन, जब की क्या है ओपन है। सोचिए बच्चों जब ये की ओपन है तो इधर तो करंट जानी नहीं है, अब जो भी करंट जा सकती थी यहाँ जा सकती थी, लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होता है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो यहाँ से कोई करंट पास होनी नहीं है स्टेडी स्टेट में। इसका मतलब इस सेल से अब कोई भी करंट नहीं निकलेगी। जब कोई करंट नहीं निकलेगी तो अगर इस पॉइंट को A कह दें, इसको हम B कह दें, इसको हम D कह दें, इसको F कह दें, इसको G कह दें, इसको H कह दें, तो हम ये पाएंगे कि A से H का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E, तो B से C का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा E, क्योंकि जब कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो कैपेसिटर उतना ही वोल्टेज ले लेगा जितना उसमें बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट में चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट तो कितना होगा भैया, तो चार्ज का फार्मूला होता है Q = C × V, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस।
तो C तो कैपेसिटी C है, वोल्टेज कितना इस पे पहुंच जाएगा E, क्यों? क्योंकि इस बैटरी से कहीं कोई करंट नहीं गई है, तो जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हेन की इज क्लोज्ड। दो केस है ना, तो ये पहले वाला चार्ज आ गया, इसको Q1 लिख लो, और दूसरा आप केस शुरू करो व्हेन की इज क्लोज्ड। तो जब बच्चों की को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दो। जब आपने इसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा, अब करंट फ्लो होगी। भाई कैपेसिटर से करंट नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ये करंट को ब्लॉक कर देता है, डीसी के लिए अपना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट शो कर देता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। लेकिन करंट इधर से तो जाएगी, यहाँ तो रेजिस्टेंस है, यानी कि अब करंट इस तरह से फ्लो होगी बच्चों, ऐसा। जब ऐसे करंट फ्लो होगी तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आएगा, तो इस कैपेसिटर पे अभी भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि इस सर्किट से ये क्या होगा, पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्रोड्यूस होगा बच्चों, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। तो हमारा काम है ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसकी करंट चाहिए, बिना करंट के नहीं हो सकता। तो इस करंट को मान लेते हैं ये कितनी फ्लो हुई, I। जब I करंट फ्लो हुई, ध्यान से देखो, तो ये सारे रेजिस्टेंस क्या है आपस में, सीरीज में। देखो जो करंट यहाँ आई वही यहाँ गई, क्योंकि यहाँ कोई मुड़ने का चांस नहीं था। इसका मतलब है कि पहले करंट अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे करंट इन सर्किट, तो ये आ जाएगी I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपान टोटल रेजिस्टेंस, कितना है R प्लस 2R, यानी कि आ गया E अपान 3R। ये करंट आ गई। सो VDF मतलब D और F के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों? क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस C पर आएगा ना, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, VDF कितना आएगा सोचो, तो VDF बराबर होगा I और इंटू उसका रेजिस्टेंस, किसका, DF का। तो कितना आएगा बच्चों VDF, I 3R और इंटू रेजिस्टेंस ऑफ DF 2R। R से R कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 2/3E। ये EMF आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया D और F के बीच का। सो चार्ज एट कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर होगा भाई, तो ये चार्ज स्टोर होगा Q इज इक्वल टू C इंटू E, तो C इंटू V कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस, DF का। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। तो Q बराबर आ जाएगा C और इंटू DF। DF का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखो, तो 2/3E, मतलब Q इक्वल टू आ गया 2/3E इंटू C। ये Q2 मान लो, बाद वाला चार्ज Q2। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। इसका ये मतलब हुआ कि Q1 अपान Q2 कितना आ जाएगा, यही हमको निकालना है। Q1 कितना है देखो C, Q2 कितना आया 2/3CE, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3:2। सो द रेशियो ऑफ Q1 to Q2 इज 3:2। सो 3/2 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों देख लीजिए, आपका जो 3/2 ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, टारगेट 35 सीरीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि a 2 microfarad capacitor is charged as shown in the figure. The percentage of its stored energy dissipated after the switch S is turned to position 2H. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस स्विच को 1 से 2 में ले जाएं तो कितना लॉस इन एनर्जी हो जाएगा जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि पहले जब ये स्विच S जो है 1 में क्लोज होगा उस समय में केवल चार्ज जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो ओपन सर्किट यहाँ से हो रहा है, तो जो भी चार्ज स्टोर होना है इस पे होगा। ठीक है, अब चूंकि V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है
यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है। तो बच्चों इस पे चार्ज कितना जाएगा? तो चार्ज एट 2 माइक्रोफेरेड व्हेन स्विच S इज इन पोजीशन 1, ठीक है, स्विच इज इन पोजीशन 1, देन अगर इस कैपेसिटर को C1 कह दें, इसको हम C2 कह दें, चार्ज स्टोर्ड एट C1, तो कितना चार्ज स्टोर होगा भाई? तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो C1V, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड इंटू V, यानी कि Q इक्वल टू आ गया 2V माइक्रोकूलाम। माइक्रोफेरेड इंटू V क्या बन गया? माइक्रोकूलाम बन गया। तो 2V माइक्रोकूलाम ये चार्ज आ गया बच्चों। इसका मतलब इस पे इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी सोचो। तो इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो UI इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर, एक फार्मूला होता है, एक होता है UI इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C1, ठीक है। तो UI आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर, यानी कि 2V का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2 2 4 V स्क्वायर अपान C1 2, यानी कि ये आंसर आ गया देखो हमारे पास V स्क्वायर माइक्रोफेरेड। कितना आ गया? V स्क्वायर माइक्रोफेरेड, क्योंकि हमने V वोल्ट मान रखा है, ठीक है। अब व्हेन की इज इन पोजीशन 2, यहां पे लिखेंगे व्हेन स्विच इज इन पोजीशन 2। तो जब 2 पोजीशन में होगा तो बच्चों क्या होगा सोचो, ये स्विच यहां से हटाया जाएगा और यहां जोड़ा जाएगा। जब ऐसा कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गए कैपेसिटर। ऐसे अगर कनेक्शन दे दे तो क्या हो गए? पैरेलल हो गए, यानी कि नेट कैपेसिटी कितनी हो गई? 8 + 2। बट चार्ज तो वही रहा, क्यों? क्योंकि चार्ज देने वाली कौन थी? बैटरी थी। अब बैटरी से अगर डिस्कनेक्ट कर दिया गया कोई सिस्टम तो उसका चार्ज तो फिक्स हो जाता है। इसका मतलब इस सिचुएशन में इसमें चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस सिचुएशन में कि फाइनल स्टोर्ड एनर्जी UF, तो फाइनल जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाफ Q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि चार्ज वही रहा अपान कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी अब कितनी हो गई? देखो C1 + C2, तो UF कितना आएगा? हाफ Q स्क्वायर। तो चार्ज तो वही रहेगा पहले वाला, यानी कि क्या हो गया? 2V का होल स्क्वायर अपान C1 + C2। तो ये कितना आ गया? देखिए 2 + 8, यानी कि आ गया हाफ 4V स्क्वायर अपान 10, या हम कह सकते हैं 0.2। इसको जब कट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.2V स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो बच्चों पहले सिस्टम में कितनी एनर्जी थी? V स्क्वायर माइक्रोफेरेड। फाइनल कितनी हो गई? 0.2V स्क्वायर माइक्रोफेरेड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी वो बाद में नहीं बची, थोड़ी उससे कम बची है। तो जो कम बची है तो वो लॉस हो गई, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू UI, भाई पहले ज्यादा थी, माइनस UF अपान UI इंटू 100। यही तो तरीका होता है, कितनी लॉस हुई अपान कितनी पहले थी इंटू 100। तो कितनी लॉस हुई पोटेंशियल एनर्जी अपान कितनी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी इंटू 100, वैल्यू पुट कर देंगे। क्या बनेगा? देखो V स्क्वायर माइनस 0.2V स्क्वायर अपान V स्क्वायर इंटू 100, यानी कि बचेगा 0.8V स्क्वायर अपान V स्क्वायर इंटू 100, या हम इसको कह सकते हैं 80%। सो 80% पोटेंशियल एनर्जी विल बी लॉस्ट व्हेन स्विच इज टर्न फ्रॉम 1 पोजीशन टू 2 पोजीशन। बच्चों देखिए वीडियो बनाते समय ये चीज़ थोड़ा सा दब गई थी नीचे, मतलब कैमरे में नहीं आया था, तो आप देख लीजिए ध्यान से।
ये 1/2 और ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू यहाँ से और अपान में 2 + 8। बाकी सब ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, टारगेट 35 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 30 यह है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर is charged by connecting it to a 300 volt supply. The energy density is A 0.01 joule per meter cube, B 0.1 joule per meter cube, C 1.0 joule per meter cube and D 10 joule per meter cube. तो देखिए बच्चों, हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, कोई ऐसा होगा, इसकी प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस हमको दे दिया है 2 मिलीमीटर, ठीक है। हमसे कह रहे हैं इसको हमने 300 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, तो इसमें एनर्जी डेंसिटी क्या होगी आपको पता होना चाहिए। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपान वॉल्यूम, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो फार्मूला मिलता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। क्या मिलता है, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो जब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें बच्चों, तो क्या मिल सकता है, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपान स्मॉल डी। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं v अपान डी का होल स्क्वायर। ई की जगह वैल्यू पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, v अपान डी का होल स्क्वायर हो गया। बाकी सब तो ऐसे ही रहा। अब बच्चों ये वैल्यू क्या बचेगी, 1/2 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12। v कितना है बच्चों, 300 अपान डी कितना है बच्चों, 2 मिलीमीटर, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 10⁻³ मीटर और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/2 8.85 × 10⁻12 इंटू 300 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 90,000 अपान 4 × 10⁻�6, ठीक है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर देखो +6 हो जाएगा, 4 0 और +6 मिलके क्या हो जाएगा, पावर 10 हो जाएगी, 10⁻² बचेगा। यानी कि आ जाएगा तुम्हारे पास 8.85 अपान 4 2 जा 8 इंटू 9 इंटू 10⁻²। देखो ये बच गया। अब अगर इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 0.1 जूल पर मीटर क्यूब। जब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 जूल पर मीटर क्यूब अप्रॉक्स में आएगा, लगभग ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो यानी कि जो एनर्जी डेंसिटी प्लेट्स के बीच की है वो क्या हो जाएगी, 0.1 जूल पर मीटर क्यूब। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। नोट हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।